Good afternoon, students of the DLED फोर्थ सेमेस्टर। एक आज का टॉपिक है जलीय तालाब पारितंत्र। अभी तक हमने जो है पिछले वीडियो में आपको पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक के बारे में बताया था। अब हम एक उदाहरण के लिए एक जलीय पारितंत्र को लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा उदाहरण आपका तालाब होता है, क्योंकि तालाब में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक या हरे पौधे या कह सकते हैं कि एल्गी जो पाई जाती है, और वो अलग अलग होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण करती है। उसी के आधार पे वहाँ पे जो है मेढक, छोटे मछलियाँ और फिर उसके बाद बड़े मछलियाँ, उसके बाद जो है वहाँ पे सारस और बगुले पाए जाते हैं, जो कि एक क्रम में उस श्रृंखला के अंतर्गत, जो कि इकोसिस्टम कहा जा रहा है, सर्किल में लगातार जो है वो प्रक्रियाओं को करते रहते हैं और जो है उसको उससे संबंधित है। तो जलीय तालाब पारितंत्र में आप देखेंगे कि ये चार घटक पाए जाते हैं। चार घटक होते हैं। चार घटक का पहला है अजैविक, घटक। दूसरा है उपभोक्ता, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है उपभोक्ता और चौथा है अपघटक। ये चार जो है घटक हैं, अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो अबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। तो ये चार घटक के माध्यम से इस एक जलीय तालाब का जो पारितंत्र होता है वो प्रदर्शित किया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि तालाब जो जलीय पारितंत्र है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे कंपोनेंट, वो सारे घटक और जो है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक पाए जाते हैं, जो कि एक सबसे अच्छे तरीके से उसका जो है विवरण दे सके, उसका जो है तो प्रूफ दे सके। तो हम देखते हैं कि एक जल में कौन कौन से जैविक घटक पाए जाते हैं। तो अजैविक घटक जो है वो चाहे मरुस्थल हो, चाहे जो है वाटर बॉडीज़ हो, मतलब कि या वाटर पॉन्ड्स, जलीय पारितंत्र हो, उसमें विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और चीज़ें पाई जाती हैं, ETC मतलब आदि, ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद जो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इसी में अंतर होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम जलीय पारितंत्र की बात करते हैं या फिर मरुस्थल की स्थलीय बात करते हैं, तो उसमें इन दोनों में यहीं से परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये लगातार जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में अंतर किए होंगे। जलीय में पाए जाने वाले जो है, मैंने कहा कि जो एल्गी होती हैं, एल्गी आप जानते होंगे, और शैवाल जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो वो विभिन्न प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, एक फाइटोप्लैंक्टन अंग्रेजी शब्द है, साइंस का वर्ड है। फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट संबंधी जो वहाँ पे उत्पादक के रूप में वो जो पाए जाते हैं शैवाल, तो कुछ जैसे कमल होता है, हाइड्रिला होता है, पिस्टिया होता है। कमल, हाइड्रिला, पिस्टिया आदि जो है उस तालाब में, पूरे तालाब में फैलते हैं और एक अच्छे उत्पादक, जबकि ये क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल
क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, रंगा पदार्थ है, जिसको रखते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये उत्पादक कहे जाते हैं। क्योंकि उत्पादन ये करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की शैवाल पाई जाती हैं। कुछ हमने नाम बताया, कमल है, हाइड्रिला है, पिस्टिया है, इस प्रकार से वहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो है क्लोरोफिल जो कि रंगा पदार्थ है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? यहाँ पे ये करके क्या बनाते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। मतलब कि यहाँ से जो हमारा ऊर्जा उत्पादन है, ऊर्जा उत्पादन होगा, ऊर्जा उत्पादन होगा। और यही ऊर्जा उत्पादन ये उपभोक्ता की श्रेणियों में, जो कि अब देखिए, अब एक हम बताते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अगर संभव है तो वहाँ पे चतुर्थ है, नहीं तो फिर तृतीयक उपभोक्ता को होते हैं। उसके बाद अपघटक के रूप में जीवाणु या कवक वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप देखें इस प्रकार से लगातार ये श्रेणियों में उत्पादक में शैवाल, कमल, हाइड्रिला, पिस्टिया आदि, मैंने कहा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ रखते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब ये ऊर्जा का जो उत्पादन करेंगे, जो कि भोजन बना चुके हैं, अब ये जो उपभोक्ता वाली श्रेणी है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता है, जो शाकाहारी होते हैं, क्या होंगे? शाकाहारी। ये द्वितीयक होंगे मांसाहारी, मांसाहारी, और तृतीयक भी मांसाहारी ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, जो शाकाहारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है इस प्लांट को, ये शैवाल को भोजन के रूप में क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें विशेष करके जो है, जो मेढक होती हैं या शाकाहारी मछलियाँ होती हैं या वो जली जीव होते हैं जो जू प्लैंकटन के रूप में वहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे इनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। और जो कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो पौधे होते हैं, ये पूरा जो टोटल संपूर्ण जो ऊर्जा यहाँ पे बनती है इनका 100% में 90% जो ऊर्जा होती है वो इसी स्तर पर जो प्लांट होता है वो खुद अपनी उपापचयी या श्वसन की प्रक्रिया में जो है खर्च करता है। जबकि 10% जो ऊर्जा है वो प्राथमिक लेवल पे पहुंचती है, मतलब शाकाहारी लेवल पे जाती है। उसके बाद शाकाहारी को, जो मांसाहारी होती हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर वहाँ पे छोटी मछलियाँ हैं या मेढक हैं तो उसको जो है, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो उसको, जो कि मांसाहारी होती हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं, उसको भोजन के रूप में क्या करती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। अब 10% का यहाँ पे 10% है तो उसका 10%, मतलब 1% जो एनर्जी होगी इस मांसाहारी मतलब द्वितीयक उपभोक्ता तक मिलेगी। इसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता, जो जैसे मैंने कहा बगुला या फिर सारस होते हैं, बगुला या सारस है, वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है और क्या करता है? उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर देता है। तो अब यहाँ पे इसका 1% होगा तो मतलब 0.1% समथिंग यहाँ पे एनर्जी इसको मिलेगी। अब जबकि मैंने कहा कि एक सर्किल के माध्यम से, मैंने पहले भी बनाया था, तो यहाँ पे इस कर लेते हैं। यहाँ पे सन है, ये प्रोड्यूसर्स है, ये कंज्यूमर्स है, मतलब पहला कंज्यूमर, दूसरा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उसके बाद डीकम्पोजर्स, डी, तो डी का मतलब अपघटक। अब ये
उत्पादक हो गया, ये उपभोक्ता हो गया, ये अपघटक हो गया, इनकी श्रेणियां हो गई। और उसके बाद यहाँ से ये 10%, 1%, 0.1%। अब क्या, जबकि इनकी सबकी मृत्यु हो जाए, सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये जो डिकम्पोजर्स होंगे, जिसको आप अपघटक, जिसमें जीवाणु, जो बैक्टीरिया या कवक होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इनके जो शरीर का संगठन होता है, इनको धीरे धीरे तोड़ देते हैं और तोड़ के जो है इनको अलग अलग तत्वों में क्या कर देंगे, अलग अलग तत्वों में, छोटे छोटे तत्वों में तोड़ देंगे, जिसके आधार पे ये अलग हो जाएंगे और पर्यावरण में जाके फिर से अगले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ज़रूरत के समय प्लांट पौधे को फिर से ये प्राप्त हो जाता है। तो एक सर्किल के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से तालाब पारितंत्र में आपने देखा कि ये इस प्रकार से लगातार जो है जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती रहती है। आइए हम देखते हैं दूसरा जो यहाँ पे हेडिंग है वो होता है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हम देखेंगे, खाद्य श्रृंखला जो होती है यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला में देखें, फूड चैन बोला जाता है अंग्रेजी में, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला अंग्रेजी में बोली जाती है फूड चैन। अब ये क्या है, फूड, यहां पर प्रकृति पारितंत्र के अंतर्गत जो भी प्राणी और जो वनस्पतियां होती हैं उनके बीच में आदान प्रदान या लेन देन की प्रक्रिया क्रियात्मकता के लिए होती रहती है, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो पारितंत्र है वो चलता रहता है। उसके माध्यम से जो हरे पौधे होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी बताया, जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक के रूप में होते हैं और ये क्या किए जाते हैं, ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा जो है, उपभोक्ता के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। उसी क्रम में लगातार जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता वो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उसी क्रम में जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। तो हरे पौधे जो कि सूर्य के प्रकाश के में अपने भोजन को बनाते हैं, जो एनर्जी को रखते हैं। अब ये भोजन को प्राप्त करने का तात्पर्य ये है कि जो एनर्जी का प्रवाह है वो लगातार सीक्वेंस में एक लेवल से दूसरे स्तर तक पहुंचती रहे, एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती रहे। तो हरे पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से, और तृतीयक उपभोक्ता से अपघटक तक जाती है और उसके बाद ये अलग होके फिर से पर्यावरण में चली जाती है। तो लेकिन जो एनर्जी की बात की जाएगी तो एनर्जी हमेशा सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि वो जो है कभी भी सर्किल में नहीं आती, एक संचरण में नहीं आती। तो यहाँ पर किसी पारितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था को पोषण रचना बोलते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता व्यवस्था को पोषण रचना बोला जाता है। मतलब अंग्रेजी में इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ये पोषण स्तर होता है।
मतलब एक क्रमिक स्तर है, सीक्वेंस में ये जाता है। देखिए हरे पौधों से यहाँ ये लगातार यहाँ पे भोजन ये सीक्वेंस में चला जा रहा है और इसी प्रकार से एनर्जी का जो स्थानांतरण है वो क्रमिक रूप से एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच रही है। तो जब तक कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पे ये प्रदर्शित किया जाता है कि जो मूल उत्पादक हैं वहाँ से वो भोजन जो बनाते हैं वहाँ से एनर्जी का ये जो ऊर्जा का जो है स्थानांतरण हो जाए, तो ये ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। और यदि किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो लगातार स्थानांतरित होते रहें ऊर्जा के रूप में और उसका उपयोग एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो हमने अभी जलीय खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत, जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आपको यहाँ पे ये विवरण आपको दिया यहाँ से। अब एक जो है इसके अंतर्गत आप देखें, हम जो है खाद्य जाल भी एक होता है, उसको देख लेते हैं। खाद्य जाल जिसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। खाद्य जाल क्या है? अब जबकि आपने अलग अलग प्रकार के पारितंत्र को समझ लिया पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, वहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग जो है जलीय पारितंत्र होता है, स्थलीय पारितंत्र होता है, उसके अंतर्गत तालाब पारितंत्र होता है, नदी पारितंत्र होता है, समुद्र का पारितंत्र होता है, झरने का पारितंत्र होता है। उसी प्रकार से स्थलीय में जो है आपका मैदान का पारितंत्र होता है, पठार का पारितंत्र होता है, वन का पारितंत्र होता है और खेत का पारितंत्र होता है, चारागाह का पारितंत्र होता है। तो लगातार आप देखें अलग अलग प्रकार के पारितंत्र जो है हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं और जिसका एक दूसरे का संबंध जो है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे जुड़ा होता है। एक का जो है जो उत्पादक स्तर से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग उसके उत्पादक होते हैं और उस उत्पादक स्तर से जब हम आगे उपभोक्ता लेवल पे पहुंचते हैं तो लगातार उसमें इंटरकनेक्शन, मतलब जो है जैसे नेटवर्क जाल की तरह जो है एक दूसरे से वो संबंधित होते हैं। एक को दूसरा और दूसरे को तीसरे प्रकार के जो पारितंत्र होते हैं उसमें उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम ये कहें कि अगर ये अलग अलग प्रकार के पारितंत्र हैं और यहाँ से ये आगे की तरफ उपभोक्ता से जब आगे बढ़ते हैं तो संभवतः ये होता है ये इसमें, ये इसका, ये इसमें और आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में ये ऐसे जुड़ते चले जाएं। तो इस प्रकार का एक नेटवर्क बन जाता है और इस प्रकार के नेटवर्क को ही नेटवर्क जो हम जो है जाल बोलते हैं तो वेब बोला जाता है। मतलब कि इस सर्किल में जब आप कहेंगे तो यहाँ पे एक टॉप जो है मांसाहारी होगा, उसको छोड़ के एक दूसरे को उत्पादक लेवल पे जाके उपभोक्ता लेवल पे जाके यहाँ पर वो एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने एनर्जी के स्थानांतरण को, अपने एनर्जी की आवश्यकता को की पूर्ति करते हैं, जिसके आधार पे पूरे इकोसिस्टम एक बॉडी की तरह, एक जो है शरीर संगठन की तरह जो है कार्यान्वित होता हुआ अपनी पूरी प्रक्रियाओं को करता रहता है और लगातार संतुलन अवस्था में ये चलता रहता है, जिसके माध्यम से उसमें जो है पौधे जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जंतु, और उसके पर्यावरण में लगातार ये प्रक्रिया और ये आदान प्रदान और कार्यान्वयन की प्रक्रिया हमेशा लगातार चलती रहती है। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आपने ये देखा। उसी प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि पारितंत्र का महत्व क्या है। एक बार समझ लेते हैं कि पारितंत्र का इम्पोर्टेंस क्या है। पारितंत्र के अंतर्गत जो है एक दूसरे से अगर पर्यावरण का संबंध प्लांट से, पर्यावरण का संबंध पौधे से, पौधे का संबंध जंतु से और जंतु का संबंध उसके पर्यावरण से और पौधे का संबंध उसके पर्यावरण से, और लगातार इसी क्रम में एक दूसरे से अगर वो जुड़े नहीं रहेंगे तो जो आवश्यकताएं हैं, जो लेन देन है, जो
क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं वो बिना आदान प्रदान के हो नहीं सकती, और लगातार स्थानांतरण की प्रक्रिया एक स्तर से दूसरे स्तर पे चलती रहती है, जिसके आधार पे वो हमेशा अपने आप को गतिमान, अपने आप को चलायमान प्रस्तुत करती है, और लगातार हमारा इकोसिस्टम, जो हमारा पारितंत्र है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो लगातार उसी क्रम में चलता रहता है। अगर यदि कोई भी उसमें एक भी जो स्तर है, जिसको हमने अभी ट्रॉफिक लेवल या फिर पोषण रचना बोला था, उसमें से कोई भी एक रचना वहाँ से अगर वहाँ से अकेला हो जाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एनर्जी, उसको जो है ऊर्जा का उत्पादन या ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको जीने के लिए वो नहीं मिल पाएगा, जिसके आधार पे वो मर जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की तमाम चीज़ों को आपने देखी। अब इसके आधार पे हम जो है जो नेक्स्ट, अब हम इसके अंतर्गत कुछ नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसको समझने का, अब हम देखने का प्रयास करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को, जो कि खाद्य जाल, खाद्य वेव और पूरा पारितंत्र को समझने के लिए हम एक पूरा ग्राफ बनाते हैं, जिनके माध्यम से हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हम जो है यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो सन हमारा होता है उसको हम बना लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। सूर्य से हमें क्या मिलता है, वहाँ से जो है एनर्जी, तो ये जो है एनर्जी मिलेगी, और इसका जो उपयोग जो है क्या करेंगे, उत्पादक करेंगे। कौन करेगा, उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इस एनर्जी को भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इनको भोजन बनाने के लिए और कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, H2O की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके साथ साथ में CO2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि ये वाटर, पौधे जो होते हैं अपने जड़ से वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको लेते हैं, और CO2 जो है जो इन्वायरमेंट में जो जंतुओं के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा या पौधों के खुद श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से छोड़े गए CO2 को ये ग्रहण करती हैं, और क्या करेंगी, उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, वो शर्करा बनाते हैं, शर्करा का फॉर्मेशन करेंगे, शर्करा उत्पादन करेंगे, जिससे यही ऊर्जा का उत्पादन का स्रोत है, ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। अब ये जो है जो चीज़ें हैं, अब देखें ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो अब इस उत्पादक लेवल से हम थोड़ा सा इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी, ये शाकाहारी होता है। फिर जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जिसको बोलते हैं मांसाहारी। इसके बाद ये तृतीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता जिसको भी मांसाहारी ही होता है। इसके बाद ये अगर चतुर्थ है तो चतुर्थ अगर उपभोक्ता है तो यहाँ पे है, नहीं तो फिर यहाँ से अगर हम लिख देते हैं चतुर्थ, अगर किसी कंडीशन में है उपभोक्ता
ये भी मांसाहारी ही होता है। इसके बाद यहाँ से ये आगे बढ़ेगा तो अपघटक जो कि विशेषकर जीवाणु और कवक होते हैं, जीवाणु एवं कवक होते हैं, जो कि इन सबको क्या करेंगे, तोड़ देंगे इनके। अब जबकि मैंने कहा कि ये उत्पादक जो होते हैं ये इनकी मृत्यु हो जाए, एरो के माध्यम से हम समझा रहे हैं। अगर प्राथमिक उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो भी, द्वितीयक उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो भी, तृतीयक की मृत्यु हो जाए तो भी, और चतुर्थ की मृत्यु हो जाए तो भी। देखिए इस कंडीशन में लगातार इस क्रम में जो है ये, और इसके बाद अपघटित होके जो इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब जो शरीर का जो संगठन है वो अलग अलग तत्वों से मिलके बना है, वो पर्यावरण में फिर से चले जाते हैं, तत्वों में बढ़ जाता है ये, और उसके बाद ये फिर से चैनल के माध्यम से इसको मिलता रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो था भोजन का या स्थानांतरण। देखिए कि उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ, इस प्रकार से भोजन। हमने कहा क्या था कि ये यहाँ पे 10% लॉ होता है, एक नियम है यहाँ पे जो है पर्यावरण में, पारिस्थितिकी तंत्र में, कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 10% के रेशियो से जाता है। तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे उत्पादक जो होगा वो श्वसन की प्रक्रिया में 90% एनर्जी खर्च कर लेता है अपना, और 10% ही एनर्जी इसको अगले लेवल पे भेजता है। उस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता अब 9% ये इसका 99% खर्च कर लेता है, तो इसका मतलब होगा इस लेवल पे इसको केवल 1% एनर्जी मिलेगी। उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 1.1, इस प्रकार से लगातार ये इस प्रकार से एनर्जी का जो है लेवल चलता रहता है। लेकिन यदि हमने कहा कि इसकी मृत्यु डायरेक्ट, तो पौधे भी डायरेक्ट मर सकते हैं फिर चैनल में, यहाँ से ये प्राथमिक भी मर सकता है, द्वितीयक भी मर सकता है, तृतीयक भी मर सकता है, और चतुर्थ भी मर सकता है। तो इस प्रकार से अगर वो मर रहे हैं तो जो अपघटक हैं, जो जीवाणु और कवक हैं, वो इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। छोटे छोटे जितने भी तत्व होते हैं उसमें तोड़ देते हैं, और वो तत्व जो है बाहर इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, जहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जहाँ पे था उस इन्वायरमेंट में चला जाता है। और फिर से जब नए उत्पादक जो है फिर से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो अपने रूट के माध्यम से, देखिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर जो भी ज़रूरत होती हैं वो प्लांट फिर से ले लेता है, और इन जो है भोजन को बना के फिर से। लेकिन आप याद रखें, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो केवल सीधी रेखा में होता है। एक बार एनर्जी अगर निकल गई तो वो दोबारा सर्किल में नहीं आती है, कि वो सर्कुलेट नहीं होती है, वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है। मतलब एनर्जी जो है बनाई नहीं जा सकती, केवल वो उसका स्थानांतरण किया जा सकता है, रूप बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से एक पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है या भोजन का जो स्थानांतरण है वो आपने देखा किस प्रकार से, किस तरीके से, किस वैल्यू के साथ में वो हो रहा है। इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि जो है एक अच्छे पारितंत्र का यही गुण होना चाहिए कि हमेशा वो चलायमान हो और उसमें लगातार ऊर्जा का प्रवाह हो और भोजन का स्थानांतरण हो और वो जीवाणु और कवक के द्वारा फिर से तोड़ दिया जाए, और उसके बाद वो जो है एनवायरनमेंट में जाए, और उसके बाद फिर से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से फिर से एक नए एनर्जी ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से वो चलता रहे। तो आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।